So hey everyone and I welcome all of you to this amazing session of BioBits. मैं हूँ भूषण सबकार and I welcome all of you to this amazing session. तो आज की सेशन में हम लोग पिछले टॉपिक से कनेक्टेड बातें करेंगे। पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। अगर देखी नहीं है तो पहले वो क्लास देखो, कैसे आपकी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, उनको यूज करती है, उनके यूज से एटीपी बनाती है। एटीपी, व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, सो ये बातें पिछली चैप्टर में हो चुकी है। हमने पिछले चैप्टर में ये भी बात की थी कि रेस्पिरेशन इज द ब्रॉड कंसेप्ट। रेस्पिरेशन के अंडर रेस्पिरेशन के 3 मेजर स्टेप्स आते हैं, जो कि होते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। इस वाले टॉपिक में हम सिर्फ सेलुलर से डिस्कस करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहां तक हम लोग दूसरे चैप्टर में सीखते हैं, जो कि है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो एक्सचेंज ऑफ गैस में इस चैप्टर में टोटली हमारा कंसंट्रेशन होगा सेलुलर रेस्पिरेशन पे। ये बातें हो चुकी थी, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने काफी बढ़िया दिया था। अगर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख के यहां आएंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेलुलर रेस्पिरेशन के भी 2 मेजर टाइप्स होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के भी 2 मेजर टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एरोबिक, और दूसरा होता है एनएरोबिक। हम पूरे चैप्टर में दोनों को सीखेंगे, बट मेजरली टॉपिक इस एरोबिक के तरफ बेंड होता है, एनारोबिक की तरफ नहीं। एनारोबिक में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है हमें, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, बस इतना ही पढ़ना है। ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में होता है, बस फर्मेंटेशन यहाँ पे एक सेपरेट होता है, उसको अलग से पढ़ेंगे, बट ज्यादा फोकस एरोबिक पे रहेगा। अब एरोबिक भी, ये क्या है यार, ये क्या शुरू हुई ये एरोबिक एनारोबिक? बेसिकली हमें हमारे बॉडी में, जिसको जो अभी नया लेक्चर आया है, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, उसके लिए बोल दूं। ओके, देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, सबको पता है। अब हमारे बॉडी को अलग अलग फंक्शंस करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए, अब भाई साहब एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी उसे कहां से मिलेगी? हम लोग जैसे मोबाइल चार्ज करते हो प्लग इन करके, वैसे तो कोई एनर्जी डिराइव नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सो हम लोग सपोर्ट लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन बाय द सेल का। हमारे बॉडी के अंदर ही हमारी बॉडी की एनर्जी बनती है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में एनर्जी बनती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई एक सेगमेंट है या कोई, लेट सपोज इतना बॉडी का पोर्शन हमारा एनर्जी बनाएगा, नो। बॉडी के हर सेल में एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी बनाने के प्रोसेस को, जब बॉडी के सेल्स एनर्जी बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो कैसे बनती है, ये हमें इस टॉपिक में सीखना है। सबसे पहले अगर एनर्जी बनाने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करता है, जैसे हम लोग, वी आर द ह्यूमन, वी टेक्स इन द ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल्स द CO2। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड CO2 एक्सहेल करते हैं। अब O2 जब हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है सबसे पहले, फिर लंग से ब्लड में जाता है, और फिर ब्लड से हमारे पूरे सेल्स तक पहुंच जाता है। ब्लड का यही काम होता है, जो चीजें भी आप खाओगे या जो चीजें भी आप एक्सटर्नली लोगे, उन चीजों को पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट करना। देन ऑक्सीजन हमें ब्रीदिंग से मिल गया। अब सिर्फ, हाँ यहां पे देख लो, वहां पे आएंगे अपन लोग।
ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई। और जिस एनर्जी बनाने के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है, उस एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका उल्टा, जिसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की नॉट यूजेस द ऑक्सीजन, एनएरोबिक। जिस सेलुलर रेस्पिरेशन को कोई जरूरत नहीं ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन के भी हम लोग एनर्जी बना लेंगे, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एनएरोबिक। और एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग नहीं करते हैं, वी नीड द ऑक्सीजन। ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ये काम करते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी बना लेते, तो बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह लेते। बट वी आर नॉट फ्रॉम दैट, we are the humans and we need the oxygen. So we all, the humans, the whole animal kingdom, the whole kingdom Plantae, the major portion of the living organisms perform the aerobic respiration. इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एनारोबिक पे ज्यादा फोकस नहीं होता, ज्यादा फोकस होता है एरोबिक पे। सो एरोबिक को सीखने के लिए अब एक बात जान लो, मैंने बोल दिया ऑक्सीजन का यूज करोगे एनर्जी बनाने के लिए, पर क्या सिर्फ ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है? क्या ऑक्सीजन से सिर्फ एनर्जी बनेगी? ये सारी बातें पिछले लेक्चर की रिपीट चालू है। क्या सिर्फ ऑक्सीजन से एनर्जी बनेगी? नहीं, ऑक्सीजन के साथ कुछ तो दे दो ना, और ऑक्सीजन के साथ कुछ तो दे दो। सिर्फ रोटी से काम नहीं चलेगा, सब्जी भी चाहिए साथ में एक सब्जी भी दे दो। सो वी आर गोइंग टू गिव द ग्लूकोज। ये भाई साहब इसको याद कर लो, अगले लेक्चर में इस पूरे चैप्टर में इसका बहुत नाम लेंगे हम लोग, ग्लूकोज। सो जिस चीज का, अब ऑक्सीजन तो ठीक है ना, ऑक्सीजन तो गैस है, नॉट मैटर दैट, बट ग्लूकोज मैटर्स द मोस्ट। अब ग्लूकोज क्योंकि एक फूड मटेरियल है या फूड सब्सटेंस है, केमिकल है, फूड से मिलता है ग्लूकोज हमें। तो ग्लूकोज एक फूड है, इसलिए इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। इसीलिए नहीं कहा जाता जस्ट बिकॉज कि ऑक्सीजन को क्यों नहीं सबस्ट्रेट कहा, क्योंकि ये तो हर वक्त हमारे बॉडी में आता है और ये गैस है। इससे हम लोग एनर्जी नहीं बनाते, ये बस एनर्जी बनाने में मदद करता है, इससे एनर्जी नहीं बनती। एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी ग्लूकोज से। ग्लूकोज से हमारी एनर्जी बनती है, इसलिए ग्लूकोज को कहा जाता है सबस्ट्रेट। तो क्या समझे? जिस चीज से एनर्जी बनाओगे उस चीज को कह देंगे सबस्ट्रेट। तो क्या लिखूं? द कंपाउंड फ्रॉम विच, केमिकल डाल दो बीच में, द केमिकल कंपाउंड, केमिकल होना चाहिए ना, बॉडी में केमिकल ही डालोगे, कोई फिजिकल चीज से एनर्जी थोड़ी निकालोगे बॉडी में। द केमिकल कंपाउंड, दिख रहा है ये? अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्या भी कर रहा हूं, ध्यान से। द केमिकल कंपाउंड फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी, एनर्जी इज डिराइव्ड, लिख लो डायरेक्टली, डिराइव्ड इन द बॉडी इज नोन एज सबस्ट्रेट। तो जिस केमिकल कंपाउंड से एनर्जी डिराइव करेगी आपकी बॉडी, इस चीज को कह देंगे अपन लोग सबस्ट्रेट। तो यूर मेजर सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। तुम्हें पता है, तुम लोग जो खाना खाते हो, जो फूड लेते हो, उसमें 3 मेजर पोर्शन होते हैं जो आपके बॉडी में होते हैं या आपके बॉडी को चाहिए। तुम लोग जो खाना खाते हो उसके अंदर 3 मेजर मॉलिक्यूल्स, या जिनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके बॉडी में कॉन्स्टेंटली होने चाहिए, 3-4 बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जिससे हम लोग एनर्जी बनाएंगे। ये हमारा मेजर होता है, हमेशा बॉडी ग्लूकोज से ही एनर्जी बनाएगी। पर अब ग्लूकोज लेट सपोज खत्म हो गया बॉडी में, तो क्या बॉडी एनर्जी नहीं बनाएगी? क्या तुम्हें एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए। तो जब ग्लूकोज बॉडी में खत्म हो जाएगा, तब आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाएगी फैट्स पे। फैट्स होते हैं बॉडी में, फैट्स या लिपिड कहा जाता है। सो
ग्लूकोज की जगह पे तब हम अपन यूज कर लेंगे लिपिड या फैट, तब हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा लिपिड या फैट। तो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, बट मेजरली हमारा सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज। तो ये कुछ कहानी है एनर्जी प्रोडक्शन की। क्या समझे अब तक? हमारे बॉडी को हर फंक्शन कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हम लोग एनर्जी कैसे निकालते हैं? वी आर टेकिंग द फूड, इन दैट फूड वी हैव द ग्लूकोज, दैट ग्लूकोज इज गेट डाइजेस्टेड and then absorbed into the blood, then this blood is circulate into whole body and each and every cells receives the glucose from the blood, then this glucose is get oxidized in the cell with the help of oxygen, then the energy is released in the form of ATP and that ATP is get used for the different kinds of functions of your body। क्या समझे? हिंदी में, तुम लोग जो खाना खाते हो उस खाने से तुम्हारे स्टमक में ग्लूकोज जाता है, दैट ग्लूकोज, वो ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो ग्लूकोज पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होके सारे बॉडी सेल्स को वो ग्लूकोज मिल जाएगा। सारी बॉडी सेल्स ब्लड में से ग्लूकोज लेती है, ऑक्सीजन लेती है और ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन की मदद लेती है ग्लूकोज को तोड़ने में, और ग्लूकोज को तोड़ के ग्लूकोज की एनर्जी निकाल के उस एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन कर लेती है। सो आपके बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है और उसके टूटने से एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई बात समझ में? मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें एटीपी मतलब एनर्जी देता है। अब ध्यान से देख लो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 38 एटीपी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 38 एटीपी अगर ऑक्सीजन का यूज हुआ है तो। इसका मतलब अगर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन हुई है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 38 एटीपी। अगर ग्लूकोज का यूज नहीं हुआ है तो क्या 38 बनेंगे? नो, थोड़े कम बनते हैं, देखेंगे कितने बनते हैं। अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है तो वो एनारोबिक है और उसमें 38 नहीं बनते, थोड़े कम एनर्जी बनते हैं। ठीक है? सो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि यहां पे ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है 38 एटीपी बनाने में। यहां पे ये टूट नहीं पाता, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली टूटता है। ऑक्सीजन की अब्सेंस में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। यहां पे तुमने सुना होगा एक वर्ड इनकम्प्लीट कंबशन, ये बातें जान लो, बाकी का हलवा है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, इतना हो गया। देन चलो अब आ जाओ एरोबिक पे। अब एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंशिएट होता है। ग्लूकोज का क्या काम होता है समझ में आया। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी निकालेंगे, उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में भरेंगे, उस एटीपी को जब जरूरत पड़े तब एनर्जी बना लेंगे। एटीपी से एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, एटीपी बनाना बहुत बड़ी बात है। क्या सीखे? अब एरोबिक तो हमें सीखना ही नहीं, इसको रब कर दूं। एरोबिक देखो, अब एरोबिक पे फोकस करो। पहले एनारोबिक का छोटा टॉपिक है फर्मेंटेशन वाला, वो जब आएगा तब मैं बोल दूंगा। सो एरोबिक में 3-4 प्रोसेसेस होती है। सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। मतलब क्या? जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा तो उसके साथ क्या क्या होगा? सबसे पहला उसके साथ हम करेंगे ग्लाइकोलिसिस, देन उसके साथ हम लोग करेंगे लिंक रिएक्शन,
देन क्रेब्स साइकिल एंड लास्ट में ईटीएस। हमारा आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस एंड लिंक रिएक्शन। लेट सपोज कि अभी टाइम बहुत हो चुका है पिछला थोड़ा रिवाइज करने में, सो लिंक रिएक्शन लेट इट बी नहीं हो पाएगा, अगले इसमें लेंगे, लेकिन ग्लाइकोलिसिस खत्म करना है। चलो जल्दी फास्ट ग्लाइकोलिसिस पे फोकस। अब क्या जान पाए अब तक? देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। ये एक सेल है, ओके ये सेल है तो ऑब्वियसली इसके बाहर ब्लड वेसल्स होगी, कैपिलरीज होगी, कैपिलरीज में ब्लड होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन होगा। इस ग्लूकोज को और इस ऑक्सीजन को लेके सेल इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। कोई दिक्कत? ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब ये सेल इस ग्लूकोज को लेगी और ऑक्सीजन को भी लेके ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी, मतलब ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज का, और इसी ग्लूकोज से हम लोग आगे निकालेंगे 38 एटीपी, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। वी आर नॉट स्टडिंग द एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके सो देखो ध्यान से, बस ये पूरा सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। अब तुम्हें एक बात पता होगी कि साइटोप्लाज्म में वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स पड़े हुए होते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स है सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सो साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग कंपाउंड्स पड़े होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ रिएक्शंस करते हैं। ध्यान से, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं और ये एक दूसरे के साथ रिएक्शंस कर करके कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते रहते हैं और इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से हम लोग जिंदा होते हैं। क्यों हम लोग जिंदा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो ग्लूकोज के साथ भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी है तो ग्लूकोज किन्हीं कंपाउंड्स में, किन्हीं केमिकल कंपाउंड्स में चेंज होता रहेगा। सो ये कॉन्स्टेंटली, अब आगे देखोगे तुम लोग ग्लाइकोलिसिस में, ये कॉन्स्टेंटली एक केमिकल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, आपको ये चेन लर्न रखनी है। बस सिंपल, एकदम सिंपल है, मेरे साथ रहोगे लर्न कर लोगे। देखो अभी माइटोकॉन्ड्रिया का सीन कोई है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से साइड में पड़ी है, इसकी जरूरत होती है ना रेस्पिरेशन में, उसको साइड में रख दो। ग्लाइकोलिसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई हाथ नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस, चलो यहाँ पे पॉइंट्स लिख दो थोड़े ग्लाइकोलिसिस के। देखो सबसे पहली बात तो ये टोटली साइटोप्लाज्म में होगी। अकरेंस, अकर इन ओनली, अकर इन ओनली साइटोप्लाज्म। देन सेकंड पॉइंट, इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, क्योंकि साइटोप्लाज्म को ईएम 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था जिनका नाम है एमडन, फिर एम से मेयरहॉफ, याद करना ये मेयरहॉफ, और पी से पार्नास। एमडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, इन तीनों ने मिलके ग्लाइकोलिसिस का इन्वेंशन किया था, इसलिए उनके ग्लाइकोलिसिस को उनका ही नाम दे दिया जाता है। व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग द ग्लाइकोलिसिस in the process of aerobic cellular respiration। ओके इतनी बातें समझ में आ गई। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोलिसिस का कहीं पे संबंध नहीं है। और एक बात, द ओनली प्रोसेस, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, द ओनली प्रोसेस परफॉर्म in both aerobic as well as in anaerobic respiration, anaerobic cellular respiration। ये ओनली प्रोसेस है, अकेली प्रोसेस है जो एरोबिक में भी होगी और एनारोबिक में भी होगी। डन। चलो अब देखो क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी अब लर्न करते जाएंगे मेरे साथ। देखो जैसे ही ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में आया,
अब इस ग्लूकोज को हमें तोड़ के इससे एटीपी निकलवाना है, इसे एटीपी बनाने हैं इसको तोड़ के। सो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब एक बात ध्यान से सुनो, जहां जहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा वहां पे हम लोग एक एटीपी को खर्च कर देंगे और उससे एडीपी बना लेंगे। जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज में 6 नंबर पे हमने एक फॉस्फेट लगा दिया, तो यहां पे हमें एक एटीपी का बलिदान देना होगा और एटीपी का एक फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में लगा देंगे तो एटीपी से बन जाएगा एडीपी। एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट से बन जाएगा एडेनाइन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट कहा गया इस ग्लूकोज के छठे नंबर पे, हमने छठे नंबर के कार्बन पे एक फॉस्फेट हमने लगा दिया। अब मुझे बताओ ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो ये कितने कार्बन का होगा? क्या यही यहां कहीं कार्बन का लूज हुआ है? नहीं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का होगा। देन अब ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब बताओ क्या इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है कहीं पे? 6 नंबर पे फॉस्फेट था ग्लूकोज के, बस ये चेंज हो चुका है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्या इसके बीच में आइसोमेरिज्म हुआ है? इसमें आइसोमेरिज्म होता है, मतलब बस कंपाउंड चेंज हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये भी 6 कार्बन का होगा, कार्बन तो लूज हुआ ही नहीं है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल अल्टीमेटली चेंज इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब मुझे बताओ बिसफॉस्फेट, बिस मतलब 2, अब इस कंपाउंड में 2 फॉस्फेट नजर आ रहे तो यहाँ पे तो एक ही है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। अब फॉस्फेट ऐड हुआ है तो एक ही बंदा है जिससे फॉस्फेट लेंगे, एटीपी एडीपी बना देगा और फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाएगा। यहां तक आ गया ना? एक बात याद रखनी है, ये जो पहली प्रोसेस है इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, बस इतना याद रखना है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के प्रोसेस में हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम यूज होता है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखो क्या होगा आगे, आधा तो सीख गए तुम लोग। यहाँ पे ये भी 6 कार्बन का होगा रे, क्या कार्बन लूज हुआ है? नहीं हुआ है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी 6 कार्बन का होगा। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है, 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है। पहला बनता है PgAl, ये 3 कार्बन का होता है। अब 6 कार्बन में से 3 कार्बन का ये बन गया तो दूसरा भी 3 का बनना चाहिए, 6 कार्बन होनी चाहिए टोटल, तो DHAP बनता है 3 कार्बन का। इसको हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो पूरे साइटोप्लाज्म में होनी है। इसके लॉन्ग फॉर्म याद करो, PgAl का लॉन्ग फॉर्म है फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड। और DHAP का है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 कंपाउंड्स में टूट गया, PgAl और DHAP। क्या हो रहा है रे? ये हमें एटीपी बनाने, पर हम लोग तो एटीपी का यूज कर रहे हैं, बनाना दूसरी बात, हम तो खर्चा कर रहे हैं। पर ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी का यूज कर दो, ले लो तुम 2 एटीपी ले लो और हमें इतना कर दो। इसके बाद आगे तुम देखोगे हम लोग बस एटीपी ही एटीपी बनाएंगे। तो पहले अगर आगे फ्यूचर में एटीपी बनाने हैं तो पहले मेहनत करो, इन्वेस्टमेंट करो, पहले दो उसको। लाइफ से रिलेटेड है, समझ सकते हो? लाइफ से अगर आगे चल के तुम्हें एटीपी बनाने हैं तो ये 2 एटीपी का खर्चा करना पड़ता है। तो कितने एटीपी लूज हुए हमारे, कितने एटीपी का खर्चा हो गया, लॉस कितने का हुआ? 2 एटीपी का लॉस हो गया। बनाना था एटीपी लेकिन हम तो लॉस करा के आए, नहीं, हम एटीपी का फायदा करेंगे। देखो इतना सबको आ गया, PgAl और ढाप बन गए। अब एक मजे की बात देखो, ये DHAP
पीजीएल में कन्वर्ट हो सकता है और पीजीएल ढाप में कन्वर्ट हो सकता है। पीजीएल ढाप में कन्वर्ट हो सकता है या ढाप पीजीएल में कन्वर्ट हो सकता है। पर ये पीजीएल ना बड़ा कूल बंदा है, ये आगे रिएक्शंस करता है, पर ढाप है ना, ढाप थोड़ा मना कर देता है या इसको, ये कूल बंदा नहीं है। तो डीएचएपी अल्टीमेटली पहले पीजीएल में कन्वर्ट होता है, पहले कूल बनता है और उसके बाद वो आगे की रिएक्शंस करता है। आई बात समझ में? सो डीएचएपी पहले पीजीएल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आगे इसके साथ जो होगा वही सेम डीएचएपी के साथ होगा। जो पीजीएल के साथ करेंगे हम लोग, वही डीएचएपी के मॉलिक्यूल को पीजीएल में कन्वर्ट करके उसके भी साथ करेंगे। इतना हो गया, हाफ ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज डन। इतना हो गया, हाफ ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज डन ओवर हियर। लिंक रिएक्शन यहीं पे नहीं लेंगे अपन। देखो दो एटीपी का लॉस हो चुका है, ये रहने दो, लॉस हो चुका है 2 एटीपी का। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, पीजीएल और ढाप बन गए। अब आगे बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, 2 एटीपी का लॉस हो चुका है। सो पीजीएल जो कि 3 कार्बन का था और डीएचएपी ये भी 3 कार्बन का था। नाम लॉन्ग फॉर्म्स याद रखने हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल थे। अब देखो पहले ढाप को रहने दो, साइड में रहने दो, उसको बाद में सीखेंगे। ओके, सो पीजीएल 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, क्या नाम है? 1,3 बिस, बिस मतलब 2, फॉस्फो मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे इस केमिकल में, 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे, और ग्लिसरिक एसिड है, कुछ नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, देखो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को लिखते हैं PGA। तो 1,3 बिस PGA, बात समझ में आई? ये 1,3 बिस PGA है। ओके, अब मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या 2 फॉस्फेट है? इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 फॉस्फेट है, 1 नंबर पे फॉस्फेट है और 3 नंबर पे फॉस्फेट है। सो 1,3 बिस PGA गेट कन्वर्ट इनटू 3PGA। तो 3PGA में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक तो 20 नाम हट गया और 1 नंबर की पोजीशन हट गई, सिर्फ 3 नंबर की पोजीशन बाकी है। पोजीशन हट गई मतलब क्या? एक फॉस्फेट चला गया, 1 नंबर का फॉस्फेट यहां पे चला गया, 1,3 बिस फॉस्फेट का 1 नंबर का फॉस्फेट यहां पे चला गया, सिर्फ 3 नंबर का फॉस्फेट बचा है। अब चला गया मतलब क्या? अगर फॉस्फेट निकल गया कहीं से तो उससे हम लोग एटीपी बना लेंगे। एटीपी को तोड़ के कहीं पे फॉस्फेट दे दो, जैसे हमने पहले किया था। ये 2 लॉस हुए थे ना हमारे, हमने क्या किया था, एटीपी को तोड़ के उनमें फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में भर दिए थे। अब जब ये यहां से कहीं से भी किसी भी केमिकल से फॉस्फेट आगे निकलेगा तो हम उस फॉस्फेट से डायरेक्टली बना लेंगे एटीपी। तो यहाँ पे एक एडीपी से एक एटीपी बन जाता है। आई बात समझ में? देन 3PGA गेट कन्वर्ट इनटू 2PGA, कुछ नहीं हुआ, 3 नंबर पे फॉस्फेट था वो 2 नंबर पे आ गया। देन 2PGA गेट कन्वर्ट इनटू PEP, लॉन्ग फॉर्म याद करो, फॉस्फो इनहोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस में पानी निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। जब 2PGA से PEP बनता है ना तो पानी निकल जाता है। देन लास्ट में पायरुविक एसिड। अब एक बात याद रखो, जो लास्ट वाली स्टेप है उसमें भी एक एटीपी बनता है, एडीपी से एटीपी बनता है। तो 2 जगह पे एटीपी बने, एक तो यहां पे बना, ये तो समझ में आता है, इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रिक है अपने पास, अब फॉस्फेट ग्रुप गायब हुआ है तो ये जरूर ही एटीपी बना होगा, और लास्ट के प्रोसेस में एटीपी बनता है। और इतनी सारी बातें हो चुकी है। सेकेंड लास्ट स्टेज में वाटर निकाल दो, सेकेंड लास्ट स्टेज में वाटर निकाल दो। देन एक बात बतानी है आपको कि NaDH या NaDH2, NaDH या NaDH2 दोनों भी हाई, ध्यान से,
NADH या NADH2 दोनों भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। मतलब इन कंपाउंड्स में आप कभी भी चाहो तो एनर्जी भर सकते हो और इनमें से एनर्जी निकाल सकते हो। तो हमें बनाने हैं ATP और ग्लूकोज के पास अभी सारी एनर्जी है, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज से पहले एनर्जी निकाल के डायरेक्ट ATP नहीं बनाएंगे। अगर हमने डायरेक्ट ATP बना दिए तो बहुत कम ATP बनेंगे। तो हम लोग स्लोली स्लोली उस एनर्जी को तोड़ेंगे, ग्लूकोज के अंदर की एनर्जी को स्लोली स्लोली काटेंगे और फिर उस एनर्जी से आगे ATP बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट भी ATP बनते हैं, डायरेक्ट भी ATP बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये दो ATP जैसे बने ग्लाइकोलिसिस में, पर ज्यादातर आपके ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक तो NADH बनेगा, नहीं तो NADH2 बनेगा। इसके जैसे ही दूसरा एक मॉलिक्यूल होता है FADH2। इसकी बात मैंने की नहीं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस में नहीं आता, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। या तो NADH होगा, या तो NADH2 होगा, या तो FADH2 होगा, इन दोनों में से कुछ भी चलता है। ओके, सो क्या होता है, ग्लूकोज की एनर्जी को तोड़ के हम लोग इन कंपाउंड्स में भरते हैं, ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, और फिर लास्ट में इन लोगों से एनर्जी लेके ATP बना देंगे। क्योंकि डायरेक्ट ATP बनाने गए तो ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है और कम ATP बन पाते हैं। इनमें डालोगे तो ज्यादा एनर्जी बच जाएगी और ज्यादा ATPs भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें भर देंगे। तो ये कंपाउंड्स कहाँ पे बनते हैं, ये कंपाउंड्स देखो, ये PGL के बाद जो पहली प्रोसेस है ना, यहाँ पे बनते हैं। अगर तुम्हें NADH बनाना है तो NAD से NADH बना दो, या तुम्हें NADH2 बनाना है तो NADH लेके NADH2 बना दो, एक हाइड्रोजन की एडिशन कर दो। अब हमने क्या किया, इस PGL के पास कुछ एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे। केमिकल एनर्जी किसमें होती है इवेंचुअली, केमिकल मतलब बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमने PGL की एनर्जी इस NADH में भर दी। तो पहले ये NADH था, अब NADH2 बन चुका है, और साथ में एक हाइड्रोजन भी दे दिया कि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक H+ भी दे देते हैं। सो ये न्यूट्रलाइज होके NADH2 बनाता है। सो जहां जहां पे ये एनर्जी वाले कंपाउंड बनेंगे, वहां पे एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज से निकाल के एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन दे देंगे इनको, और साथ में न्यूट्रलाइज के लिए हाइड्रोजन। तो हमेशा आपको दिखाई देगा इनमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है। तो यहाँ पे एक NADH बन चुका है, एनर्जी वाला कंपाउंड, जिससे हम लोग बाद में ATP बनाएंगे, याद रखो इसको। और FADH2 को भी याद रखो, या भी नहीं आएगा। एक्चुअली हमने इनके पास एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को भी ऐड कर दिया। देन इतनी बातें सबको आ चुकी है। अब ये था PGL के साथ वाला, ये सारी चीजें किसके साथ हुई, सारी चीजें किसके साथ हुई, सारी चीजें PGL के मॉलिक्यूल के साथ हुई। इसके साथ अभी कुछ हुआ ही नहीं। एक काम करो, DHAP को PGL में कन्वर्ट कर दो और इसके साथ भी यही चीजें करो, यही होता है। DHAP अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PGL में, और अब PGL के हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन गए। तो क्या दो दो से ये होगा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दो PGL है तो ये इसके मॉलिक्यूल्स दो बनेंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में। अब मुझे बताओ, अगर दो दो मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे दो NADH से दो NADH2 बन जाएंगे। ध्यान से, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो एक NADH से एक NADH2 बनता। अब दो PGL के मॉलिक्यूल है, क्योंकि DHAP PGL में कन्वर्ट हो चुका है, तो दो PGL के मॉलिक्यूल है तो दो NADH2 बना दो, सब चीजें दो दो बनेगी। अब यहाँ पे दो ATP, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो एक ATP बनता, तो दो मॉलिक्यूल है तो दो ATP बना दो। सिमिलरली दो वाटर निकाल दो और यहाँ पे भी दो ATP बना दो। तो क्या समझ में आया, अल्टीमेटली हमने दो ATP का लॉस कर दिया ग्लाइकोलिसिस में, और प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, लेट सपोज ये दो ATP जो अभी मिले हैं हमें, ये लॉस में चले गए, चलो जाने दो, फिर भी हमें दो ATPs का प्रॉफिट हुआ, और ये भी तो प्रॉफिट है ना, ये अभी भर लो,
इसको बाद अपन हाइड्रोलाइज करेंगे, डिहाइड्रोलाइज करेंगे और इससे एनर्जी बना लेंगे। तो 2 NaDH2 भी बने, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने और 2 पायरुविक एसिड बने। इतना सब कुछ प्रॉफिट हो चुका है हमें, नेट प्रॉफिट है। वैसे तो 4 ATPs बनने चाहिए थे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, पर इसमें से 2 ATP हमने वहां पे लॉस हुए थे तो उनको निकाल दिया। नेट प्रॉफिट देखेंगे हम लोग, प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट देखेंगे। 2 ATP का डायरेक्ट प्रॉफिट है, 2 NaDH2 का डायरेक्ट प्रॉफिट है, 2 वाटर का है और 2 पायरुविक एसिड का है। तो ये था आपका पूरा ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है खत्म, पूरी प्रोसेस समझ में आ चुकी है। देन एक लिंक रिएक्शन होता है दोनों के बीच में, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी टाइम नहीं, छोटी है लेकिन टाइम नहीं है। बड़ा लंबा लेक्चर हो चुका है ये। ये था पूरा ग्लाइकोलिसिस। इसको रिवाइज करेंगे, बार बार कंसेप्ट को समझेंगे। NADPH NADH FADH क्या चीजें, इनको भी समझेंगे। ये हाई एनर्जी, चलो एक बार देख लो, ये NADH है ना, इसको हम लोग ग्लूकोज से निकाल के, अल्टीमेटली ये हो रहा है, देखो ग्लूकोज से कंपाउंड बनते जा रहे और सब लोग अपनी एनर्जी लूज करके ATP नहीं तो NADH2 बनाने की कोशिश में लगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको दे देते हैं। अब ये इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया पर इनके पास नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बगल में पड़ा हुआ H+ को उठाएंगे और E- H+ ऐसे करके ये पूरा H2 बना देंगे। तो हमें लगता है हाइड्रोजन ऐड हुआ है, पर हाइड्रोजन के साथ साथ H+ के साथ साथ एक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी मिला है। इसी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से आगे चल के हम लोग ATPs बनाएंगे। तो ये बड़ी काम की चीज है। चलो अब लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS, RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, देन फर्मेंटेशन एंड लास्ट वाला टॉपिक एम्फीबॉलिक पाथवे। मैंने बताया था अगर ग्लूकोज बॉडी का खत्म हो गया तो बॉडी जाएगी लिपिड्स के पास मदद मांगने, ग्लूकोज खत्म हो चुका है, अब तुम ही एनर्जी बना दो, क्योंकि एनर्जी तो कॉन्स्टेंटली बननी चाहिए बॉडी में। जब लिपिड खत्म हो जाता है तब जाती है बॉडी प्रोटीन के पास में, अब तुम बना दो। तो ये कैसे होता है ये बात करेंगे, पर हमारा मेजर सबस्ट्रेट कौन है? मेजर सबस्ट्रेट हमारा हमेशा ग्लूकोज होता है, हमेशा ज्यादातर एनर्जी ग्लूकोज से हम लोग डिराइव करते हैं। तो ये था आज का ग्लाइकोलिसिस। अगली कुछ थियरीज, अगले कुछ टॉपिक्स अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।